गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे और कैसे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या परिणामी प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप किसी भी रेजिस्टेंस को तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो तीसरा पार्ट होता है वो इन दोनों का समअप होता है या समेशन होता है। इट मीन्स उसमें कुछ रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में कनेक्ट होंगे या फिर श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे और कुछ जो आपके रेजिस्टेंस रहते हैं वो समानांतर या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहेंगे। तो मोस्टली हमको ये दो कॉम्बिनेशन ही बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है या इसको हमको पढ़ना रहता है। पहला होता है कि श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। तो एक एक करके हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो वो किस तरीके से उसका परिणामी निकालते हैं, और जब हम समानांतर क्रम में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को लगाते हैं तो किस तरीके से उसका परिणामी हम ज्ञात करते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्किट को देखकर ये समझना पड़ेगा कि ये सर्किट श्रेणी क्रम में लगा हुआ है या समानांतर क्रम में लगा हुआ है। तो श्रेणी क्रम को पहचानने का या फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी रेजिस्टेंस गिवन है उनकी पोलैरिटीज़ डिफाइन कर लीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल या जो उसका दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। इट मीन्स इनके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। इट मीन्स विभवों के बीच में अंतर होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जब इन तीनों को श्रेणी क्रम में लगाया है और इसके अक्रॉस हमने 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस हमको विभव के बीच में अंतर कितना मिल रहा है, V1। रेजिस्टेंस R2 के बीच हमको विभव के बीच में अंतर मिल रहा है V2, और रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस हमको विभवों के बीच में अंतर दिख रहा है V3। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इनको श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक विशेष प्रकार की इनके बीच में क्या है, एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर नेगेटिव किससे कनेक्ट है आपका, पॉजिटिव से। पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव, और नेगेटिव फिर किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो इट मीन्स जब आपकी पोलैरिटी के साइन क्या होते जाएंगे, अल्टरनेटिंग टाइप के होंगे। मतलब नेगेटिव कनेक्ट होगा दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से, फिर इस रेजिस्टेंस का नेगेटिव उसके दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम की सबसे विशेष खासियत होती है कि इसमें फ्लो होने वाला करंट, इन सारी रेजिस्टेंस में या प्रतिरोधों में फ्लो होने वाला करंट कैसा रहेगा, समान रहेगा। इट मीन्स कि करंट की वैल्यू R1, R2 और R3 में कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी, किसी भी तरह का इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस की परिणाम की वजह से या रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो इसका हम देखते हैं कि हम कैसे, जब आपका टोटल सर्किट किस में कनेक्ट हो, जो भी आपके रेजिस्टेंस हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हों, तो कैसे हम इसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसका परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू, हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या पढ़ा है कि V जो आपका जो इस सर्किट में क्या लगा रहता है, EMF इंड्यूस किया गया है या EMF आपका लगा हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सभी का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना हमने यहाँ पर बैटरी के थ्रू EMF इंड्यूस किया है V। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फर्स्ट के अक्रॉस V1, सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस V3। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब आपको V1 की वैल्यू लिखनी है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, और यहाँ पर I कितना रजिस्टर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I करंट, और टोटल जो इसका क्या होगा रेजिस्टेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे REQ से। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या परिणामी रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। अब हम बात करते हैं V1 की, तो V1 में भी कितना करंट जा रहा है, यही करंट I फ्लो हो रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, तो हम लिख सकते हैं I R1 प्लस V2 के अक्रॉस, तो V2 का ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, करंट यही फ्लो होगा R2 में, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R2, तो हम लिख सकते हैं I R2। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं V3 की वैल्यू I R3। तो आपके पास पूरी एक इक्वेशन आ गई कि I इक्वलेंट इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पर आप I को कॉमन ले लीजिए या I को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से I को बाहर निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस तरफ भी I है और इस तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो आपके पास R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी या परिणामी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उसका इक्वलेंट या परिणामी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए उन सभी रेजिस्टेंसों को हम क्या कर देते हैं, उन सभी रेजिस्टेंसों का हम योग ले लेते हैं या उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम किसी भी श्रेणी क्रम में लगे हुए रेजिस्टेंस की परिणामी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी संयोजन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, मान लीजिए आपने फिर से यही तीन रेजिस्टेंस लिए, जो पहला रेजिस्टेंस आपका R1, दूसरा रेजिस्टेंस आपका R2 और तीसरा रेजिस्टेंस आपका R3, और इनकी पोलैरिटी जैसा कि आपको पहले पता था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर मुझे इसको पैरेलल में लगाना है, जैसे कि मैंने आपको श्रेणी में बताया, जो प्लस है वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इसका नेगेटिव इसके प्लस से, और फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है उनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, और जितने भी नेगेटिव पोलैरिटी की वैल्यूज़ हैं उनको हम दूसरे वायर से कनेक्ट कर लेंगे, और इस पूरे के अक्रॉस हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, और ये बैटरी होगी आपकी V वोल्ट की। तो जैसे आपने पहले बनाया था सेम उसी का, उन्हीं तीन रेजिस्टेंस को आपने अब किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। इट मीन्स पैरेलल और श्रेणी क्रम में क्या अंतर होता है कि श्रेणी क्रम में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है, फिर दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव से। तो अगर इस तरीके से आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। अगर सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट हों और सारे नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट हों, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल या समानांतर संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर जब आपने समानांतर संयोजन की बात की, तो यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से आपको हर एक वायर में या हर एक शाखा में किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, करंट की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये वोल्टेज, यही वोल्टेज भी इसके अक्रॉस भी है, इस सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, और थर्ड वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। तो यहाँ पर जब आपका कोई भी सर्किट पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसके साथ जो वोल्टेज या बैटरी कनेक्ट होती है उसी की वैल्यू आपके सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाती है। और रेजिस्टेंस इट मीन्स
जैसे कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर संयोजन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और क्योंकि हमारे वोल्टेज की वैल्यू समान है तो जो करंट की वैल्यू होगी या उसका परिणाम होगा वो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1, तो V अपॉन R1 से इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी आएगी, I1। सेम ऐसे ही सेकेंड वायर में आएगी आपकी I2 और थर्ड वायर में आपका आएगा I3। तो इस तरीके से आप हर एक शाखा में करंट का या धारा का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच में आपके करंट की वैल्यू I1, सेकेंड में I2 और थर्ड में I3। अब जब आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, दो नोड मिलेंगे, एक नोड इस पॉइंट पर मिलेगा और दूसरा नोड इस पॉइंट पर। तो नोडल एनालिसिस में हमने देखा था कि जो भी एक नोड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो हमने नीचे वाले नोड को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। अब किरचॉफ करंट लॉ हमारा क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले संपूर्ण करंट का या संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितनी थी, I1, और ये कैसी करंट है, इनकमिंग करंट है। तो इसको हम दिखाएंगे -I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू 0 के इक्वल। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर I की वैल्यू को V और R के टर्म्स में लिखेंगे। तो I यहाँ पर कौन सा करंट है जो सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या होगा, परिणामी होगा, और वोल्टेज की वैल्यू यही रहेगी V। तो यहाँ हम I की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R इक्वलेंट। तो ये वैल्यू हो गई आपकी टोटल करंट की, V अपॉन R इक्वलेंट। अब हम बात करते हैं V1 की। तो V1 कौन सा करंट है, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I1, और I1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, V अपॉन R1। V की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस सेम ऐसे ही V अपॉन R2, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तीनों ही कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम है, V अपॉन R3। तो ये इस तरीके से आप इन तीनों की वैल्यूज को लिख सकते हैं। सो V अपॉन R इक्वलेंट, यहाँ पर आप V को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसल आउट, सो वी कैन से दैट R इक्वलेंट या 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आपका सर्किट किस में कनेक्ट है, समानांतर क्रम में कनेक्ट है, तो उसका परिणामी प्रतिरोध हमको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन R इक्वलेंट, इसका आप LCM ले लीजिए या लघुत्तम समापवर्त, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 नहीं R1 R2 R3। अब फर्स्ट में क्या है, 1 अपॉन R1, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। अब R इक्वलेंट, इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस
R1 R3। तो ये इसके परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या इसी को आप बोल सकते हो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। और यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं तो हमारे पास वैल्यू आई थी R इक्वलेंट की, परिणामी प्रतिरोध की, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलेज का या इन्हीं दोनों जो आपके फॉर्मूले आए हैं उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी सर्किट के परिणामी प्रतिरोध को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की पूरी क्लास में समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू हम कैसे परिणामी प्रतिरोध का मान निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर संयोजन से कैसे हम परिणामी प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप आसानी से सीरीज और समानांतर क्रम के संयोजन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, परिणामी इक्वलेंट या R इक्वलेंट इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 R2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो ये वैल्यू होगी, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या फॉर्मूला बचेगा आपके पास, या R3 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बचेगा आपके पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू।